आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। पेज नंबर 58 इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान सुनो बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र। एक बात पहले समझ लीजिए कि कोई भी चार्ज कभी फोर्स लगाता उगाता नहीं। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि एक चार्ज ने दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाया। वास्तव में चार्ज का काम फोर्स लगाना नहीं है, चार्ज का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना। ठीक है जिसे हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा चंद्रमा पर बल लगाया गया। तो वास्तव में पृथ्वी ने चंद्रमा पर कोई बल लगाया नहीं, पृथ्वी ने एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तैयार किया है अपने चारों तरफ, अपने मैंने क्षमता के अनुसार जितना उसका मास है। अगर पृथ्वी का साइज थोड़ा और छोटा होता तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण थोड़ा और कमजोर होता, पृथ्वी का मास थोड़ा और ज़्यादा होता तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण थोड़ा और स्ट्रांग होता। तो किसी भी द्रव्यमान वाले वस्तु जिसमें मास है वह अपने चारों ओर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पैदा करता है। उसी तरह से कोई चार्ज वाला वस्तु अपने चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र पैदा करता है और एक चुंबक अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। तीनों पढ़ाई की जैसा। तो वास्तव में हम लोग कभी कभी द्रव्यमान का जो परिभाषा देते हैं कि द्रव्यमान क्या है, तो हम लोग द्रव्यमान का परिभाषा ऐसे ही देते हैं कि द्रव्यमान किसी वस्तु का गुण है, किसी बॉडी का एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह अपने चारों ओर एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पैदा करता है या तो उस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को अनुभव करने का ताकत रखता है। अगर किसी बॉडी में द्रव्यमान है तो दो काम कर रहा होगा, एक तो अपने द्रव्यमान के चलते गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पैदा कर रहा होगा, या तो अगर किसी दूसरे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उसको रखा जाए तो उस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को फील भी करेगा, महसूस भी करेगा। जैसे हम लोग पृथ्वी पर बात महसूस करते हैं कि हाँ गुरुत्वाकर्षण है कि नहीं, जहाँ में पैर लड़खड़ाता टकमाते हम लोग गिर जाते, ये बात फील कर पाते हैं हम लोग। हाँ हमें मतलब पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, हम लोग ये बात महसूस करते हैं कि हम लोग गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हैं क्योंकि हमारे अंदर द्रव्यमान है। और ये मतलब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जहाँ से आ रहा है वो भी किसी के द्रव्यमान के चलते ही आया हो। हंसमें कि नहीं? तो द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई भी वस्तु अपने चारों तरफ एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पैदा करता है या तो उसको महसूस करता है। ठीक उसी तरीके से अब चार्ज के बारे में समझ सकते हैं कि चार्ज किसी बॉडी का भी एक ऐसा प्रॉपर्टी है। अगर हमारे अंदर चार्ज होता तो हम भी इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कर पाते, है कि नहीं? हमारे अंदर अगर चार्ज होता तो हम भी मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर पाते। अगर हमारे आसपास चुंबक रखा जाता तो हमको आभास होता कि लगता बगल में चुंबक रख दिया गया। समझ में है कि नहीं? तो चार्ज वही गुण है, चार्ज किसी बॉडी का वह गुण है जो ये आभास कर सकता है कि उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है, और वह बॉडी खुद जो चार्ज है वह भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है। वही दो इलेक्ट्रिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड, दो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र आपस में टकराते हैं तो समझो वहाँ पर क्या लग रहा होगा, फोर्स। जैसे तुम लोग सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पंखा में जो है ये जो डायनमो में क्या हो रहा है भाई, अंदर में एक मैग्नेट है और बीच में वो कॉइल है, कोयलवा को घुमाता है कौन, मैग्नेट। वास्तव में कोयलवा जब उसमें करंट चलता है कोयलवा में तो भी एक मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर, तो मैग्नेट अंदर में ही है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इस तरह से एडजस्ट होते हैं कि आपस में फोर्स लगना। एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड क्या फोर्स लगाएगा? पूरे ब्रह्मांड में खाली पृथ्वी होता है, पृथ्वी किस पर फोर्स लगाएगा? तो यार दूसरा बॉडी होना तो चाहिए ना जिसके अंदर भी मतलब मास हो, द्रव्यमान हो, तो एक गुरुत्वाकर्षण दूसरे गुरुत्वाकर्षण क्या लगाता, फोर्स लगाता। तो उसके अंदर में दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, एक तो परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ वो वाला मैग्नेट, वो कोयलवा में करंट देते हैं उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, वही दोनों मैग्नेटिक फील्ड के चलते वहाँ पर फोर्स लगना, और उसको इस तरह से एडजस्टमेंट किया हुआ है तो उस फोर्स के चलते बॉडी क्या होता है, घूमना शुरू कर दे रहा है। वो तो बात का तो ये हम बात बता रहे हैं कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल है तो हर एक चार्ज पार्टिकल का अपना एक नेचर। हम लोग चार्ज लिखते हैं भले, लेकिन वास्तव में क्या होता है, एक बॉडी होता है। हम लोग चार्ज लिखते हैं कि क्या होता है, उसमें एक बॉडी, उसमें मास भी है। लेकिन चूंकि हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो चार्ज का कहानी करते हैं, मास के बारे में कोई चर्चा नहीं करते। अभी आगे धीरे धीरे आपको एक कहानी समझ में आएगा कि हम कोई बोल दें कि एक बॉडी ऐसा है और एक बॉडी ऐसा है, ये वाला बॉडी भरल है, ये वाला बॉडी खाली है, लेकिन एकरा पर चार्ज ऊपरे ऊपरे है, इस पर भी चार्ज क्या है, ऊपरे ऊपरे है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से दोनों बॉडी सेम है, दोनों बॉडी सेम हुआ क्योंकि हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, मास के बारे में तो अंदर से भरल है कि अंदर से खाली, इस बात पर दिमाग लगाना ही नहीं।
चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम बॉडी का एक रूप तय करते हैं कि बॉडी एक जैसा है या खोखला और भरती से नहीं। हाँ, गुरुत्वाकर्षण की कहानी में अलग गोला है और ये गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से देखा जाए तो गोला का अलग आंसर आएगा और ये गोला का अलग आंसर आएगा, क्योंकि वहाँ कहानी मास के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें मास का जो बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक तरफ से बटा हुआ है अलग तरीका से, इसमें मास का बंटवारा अलग तरीका से। इसके सतह पर चार्ज है, ये मतलब मास है, इसके सिर्फ पूरे आयतन में मास, लेकिन चार्ज तो दोनों पर कहाँ है, सिर्फ सतह। तो इलेक्ट्रोस्टैट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों एक ही गोला है, और लेकिन गुरुत्वाकर्षण के साथ देखा जाए तो दोनों अलग अलग, क्योंकि वहाँ मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पर चार्ज। तो किसी भी हम बोलते हैं कि कोई एक चार्ज रखा हुआ है, इसका मतलब वो चार्ज बड़ी रखा हुआ। चार्ज को निकाल के रख पाना संभव, चार्ज किसी बड़ी का गुण है, वो बड़ी के अंदर है। तो एक बड़ी है जिसमें चार्ज अपना इसका मास उसमें होगा, उस पर हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, और इस बड़ी के चारों ओर क्या होगा, अपना एक फील्ड। इसका फील्ड है जिसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस फील्ड के अंदर में अगर कोई दूसरा चार्ज वाला बड़ी आ जाएगा तो उसको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि हम किसी के फील्ड में आ रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहलाएगा घेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज के चारों तरफ का वैसा एरिया जहां तक इस चार्ज का प्रभाव है, जहां तक इस चार्ज का प्रभाव है, जिसे हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण में स्काई वेलोसिटी, पलायन वेग, कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का एक लास्ट रेंज भी है। अगर 11.2 किलोमीटर पर घंटा से किसी वस्तु को फेंक दिया जाए तो भी जो फिर कभी लौट के वापस माने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के वहां तक, जहां तक लौट के आने का क्षमता है, वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। बाहर वाले भाग को हम लोग नहीं। तो इस चार्ज की भाषा में एक जगह क्या है, अनंत। जहां तक इसका प्रभाव है कि नहीं, अनंत का मतलब है कि जहां तक दिखाई दे। लाइट पढ़ेंगे तो बोलेंगे जहां तक दिखाई दे, चार्ज पढ़ेंगे तो जहां तक इसका प्रभाव है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे तो जहां तक गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है। जिस रेंज में पढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से इन्फिनाइट डिसाइड है। लाइट की भाषा हम बोल देते हैं कि अनंत को इन्फिनाइट कहते हैं, हमें अनंत तक दिखाई दे रहा है, वास्तव में अनंत तक दिखाई दे रहा है, जहां तक दिखाई दे रहा है उसी को अनंत कह। तो इस चार्ज के लिए यही अनंत है, क्योंकि इसका प्रभाव यहीं तक है, इसको बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात समझिए, इसे कोई मान लिया कहीं बॉल जल रहा है कहीं फील्ड में, तो बॉल का अपना एक प्रकाशीय क्षेत्र होगा, है कि नहीं। लेकिन बॉलवा के नजदीक में लाके पढ़ेंगे तो ज्यादा लाइट लगेगा, और दूर जाके पढ़ेंगे तो मतलब उस लाइट का इंटेंसिटी धीरे धीरे कमता जा रहा है, जैसे जैसे हम लाइट से दूर जाते जाएंगे। उसी तरीका से फील्ड तो है, लेकिन हर एक जगह इंटेंसिटी एक जैसा, इंटेंसिटी मतलब चमक, इंटेंसिटी मतलब उसका चमक। इससे गर्मी के दिन में सूर्य में चमक ज्यादा है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के काफी करीब है। हम सूर्य करीब हो जाते हैं तो लगता है कि इंटेंसिटी ज्यादा आ रहा है, ज्यादा प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर गिरना शुरू हो जाती हैं। एक को मान लिया जाए कि यहाँ पर बॉल है, या बॉल पे जाके पूरा खड़ा हो जाएगा, पूरा झप जाए पीछे, अंधेरा हो जाए, तो गर्मी ज्यादा देगा, क्योंकि उस बल्ब से निकलने वाले हर एक प्रकाश की किरणें हमें पर गिर रही हैं। जैसे जैसे दूर जाएंगे क्या होता जाएगा, कटते जाएगा, 2-4 लाइन यहाँ कट जाएगा, 2-4 लाइन और पीछे आएंगे तो 2-4 लाइन और कट जाएगा। हम पर अगर गिरने वाली प्रकाश की किरणें कम पड़ेगी। हमें को मान लिया जाए कि फुहारा, पाइप से पानी दे रहे हैं, फुहारा आपको आ जाए एकदम किनारे में सट जाए तो पूरा भीग जाएगा। अब दूर में रहेगा तो हल्का पका ना भीगेगा, कुछ पानी क्या हो जाएगा, साइड निकल जाएगा। ये हुआ फील्ड लिखा हुआ। ये क्या हुआ हम लोग का, फील्ड लिखा हुआ। कि फील्ड कहाँ पर मजबूत है, कहाँ पर फील्ड। तो फुहारा की तरह से समझिए, फुहारा ज्यादा जा रहा है, मतलब ज्यादा लाइन मिल रहा है। धीरे धीरे कहानी बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक 2 में इस कहानी को लाइन के माध्यम से समझाएंगे। वही फुहारा की तरह समझो, एक चार्ज है जिसके चारों तरफ मतलब एक गोलाकार बॉडी है, उसमें पानी आ रहा है, प्रेशर से चारों पट्टी होल है, चारों पट्टी पानी फेंकेगा। लेकिन जो एकदम सट जाएगा गोला में वो जल्दी फेंकेगा, तो ज़्यादा पानी का अमाउंट मिल जाएगा तुरंत, और दूर में उसको कम मिलेगा। बाद में इस कहानी को समझने के लिए हम भी एक फुहारा जैसा लाइन खींचेंगे कि चार्ज से फुहारा निकल रहा है, भाई लाइन जा रही है। इमेजिनरी करेंगे, कल्पना करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला कौन देखने गया कि पृथ्वी में लाइन है कि नहीं, कहीं पे लाइन दिखाई दे रहा है। कल्पना है कि पृथ्वी अपने तरफ की लाइन के तक खींच रही है। उसी में हम लोग जहाँ आते हैं वो भी क्या करता है, हमको खींच लेता है। तो वास्तव में एक चार्ज अपनी तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है कि दूसरे चार्ज पर क्या लगाना, बल। एक एग्जाम्पल है एस सी वर्मा का, मैंने एस सी वर्मा किताब का नहीं, एस सी वर्मा साइट मतलब एस सी वर्मा साहब का अपना वीडियो है, उनके मतलब उनके द्वारा दिए गए एक एग्जाम्पल है कि मान लिया जाए चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू, एक चार्ज यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू है, और एक चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू है, और ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितना है, 1 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष है।
अब इस हिसाब से समझ लेना कि चार्ज बहुत हैवी रहा होगा, इतना हैवी कि साला 1 प्रकाश वर्ष दूरी रखने पर आपस में बल लगा सकता है, लेकिन इस चार्ज पर डायरेक्ट बल नहीं लगाएंगे। बताया गया कि चार्ज का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से छोड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जाने में समय लगेगा 1 साल, है कि नहीं? कोई भी सिग्नल को प्रकाश के चाल से ज्यादा रफ्तार दे पाना संभव नहीं है। कितना भयानक आप सिग्नल बना लीजिए, प्रकाश के चाल से ज्यादा रफ्तार आप उसको दे नहीं सकते। तो कहने का मतलब कि दोनों चार्ज 1 साल पहले से रखा हुआ होगा, तब जाकर इस पर बल लगना शुरू हुआ होगा। अब ये रख के भी बल लग जाएगा, ये संभव है नहीं कि 2 चार्ज को यहाँ रखा है, चार्ज वहाँ को रखा है, 1 साल के बाद मतलब बल लगेगा दोनों के बीच। क्योंकि यहाँ से जो मैसेज जाएगा फील्ड का, यहाँ से जो फील्ड आगे तरफ बढ़ना शुरू होगा, वो 1 साल बाद यहाँ पर क्या होगा, पहुँचेगा, और 1 साल बाद इस पर बल लगना शुरू होगा। खैर जो भी बल लगेगा, बल लगना शुरू हो गया, इस पर भी आओ, इस पर भी बराबर बल लगना शुरू हो गया। तो कूलॉम से लगाता कि जो बल इस पर लगेगा वही बल इस पर लगेगा। लेकिन मान लिया जाए किसी ने अचानक इसको हल्का सा घसका दिया, यहाँ पर क्यों कर दिया, तो फिर 1 साल बाद अब इस पर फोर्स का मान क्या होगा, चेंज होगा। समझ गए? अगर चार्ज डायरेक्ट बल लगाता तो काम तुरंत हो जाना चाहिए था। वास्तव में चार्ज का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड को तैयार करना। यह इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से मैसेज लेके जाएगा कि वहाँ पर बदलाव हो चुका है। समझ गए? अब यहाँ पर फोर्स का मान चेंज कर दिया जाए। अब यहाँ पर फोर्स का मान क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल इस बात को समझने में मदद करता है कि चार्ज डायरेक्ट किसी चार्ज पर बल नहीं लगाते। चार्ज का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करना। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आ गया तो बल लगना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। अब बात यह है कि आपने दूसरा चार्ज को कहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा तो फील्ड मजबूत मिलेगा, यहाँ रखा तो फील्ड कमजोर मिलेगा। अभी हम फील्ड को ऐसे ही समझाएंगे, बाद में फील्ड को लाइन से समझाएंगे। फील्ड को वही पानी वाला फुहारा की तरफ, के का मतलब गोलाकार वस्तु है जहाँ से पानी का प्रेशर आ रहा है, चारों तरफ पूरा होल किया हुआ है, पानी का फुहारा निकल रहा है। भाई किसको कहाँ पानी ज़्यादा मिले, कहाँ पानी कम मिले। जहाँ पानी ज़्यादा मिल रहा है वहाँ फील्ड मजबूत है, जहाँ पानी कम वहाँ फील्ड कमजोर है। किसी बल्ब से लाइट निकल रहा है, बल्ब के करीब जाइए कुल प्रकाश की किरण भी पर गिरेगी। आज हम इंटेंसिटी को बहुत अच्छे ढंग से नहीं समझा रहे हैं। इंटेंसिटी का सही मतलब क्या है? इंटेंसिटी का सही मतलब है एनर्जी बटा एरिया इंटू टाइम। इंटेंसिटी का वास्तव में सही मतलब है एनर्जी बटा एरिया इंटू। वास्तव में हम जो लाइन दिखाएंगे समझना कि एनर्जी बिखेरा जा रहा है। एनर्जी के बिना बल लग ही नहीं सकता। आप में एनर्जी नहीं, ऊर्जा नहीं है, तो आपके मत की जो ताकत कहाँ से? हर एक खेला एनर्जी पर घूमता है। हम लोग पढ़े थे जब हम पढ़ते वर्क पावर F बराबर माइनस du बटा dx, है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता है? फोर्स। सही करें? समूचे खेला एनर्जी पर है। भले हम लोग पहले फोर्स पढ़ लेते हैं डांस ला मोशन में, तब जाके धीरे धीरे एनर्जी, लेकिन पहले कहा क्या? एनर्जी। बिना एनर्जी कोई पार्टिकल फोर्स नहीं बचा। तो ये चार्ज पार्टिकल का एनर्जी बिखरा हुआ है, समझो सब जगह, है कि नहीं? और जहाँ तक इसका एनर्जी बिखरा हुआ वहाँ तक की क्षमता रखता है किसी पर बल लगाने। और जहाँ तक ये घेरा है उसको हम लोग क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और बाहर वाले भाग को बोल दिया हम लोग इनफिनिटी। तो वास्तव में यहाँ से एनर्जी निकला। इसको बॉल की तरह समझेंगे तो ऐसा समझ में आएगा कि मान लिया 20 वाट का बॉल है। अब 20 वाट के बॉल का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 20 जूल ऊर्जा देने वाला बॉल। इस बात हमने साउंड में क्लियर किया कि 20 वाट का बॉल का मतलब 1 सेकंड में 20 जूल ऊर्जा देने वाला बॉल। अब 1 सेकंड में वो 20 जूल ऊर्जा छोड़ा तो चला पड़े ना छोड़ा, 360 डिग्री कोण में छोड़ा 20 जूल। अब बॉल क्या है? चरपड़ी एनर्जी देगा भाई। 360 डिग्री में कितना एनर्जी छोड़ा? 20 जूल 1 सेकंड में। मान लिया हम इसको बॉल मान लें, इसकी त्रिज्या कितना मान लें? r। तो ये पूरा घेरा का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई r। 4 पाई r। हम कह सकते हैं इस पूरे 4 पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल पर अगर ये 20 वाट का बॉल है तो 1 सेकेंड में 4 पाई स्क्वायर क्षेत्रफल पर 20 जूल ऊर्जा गिरता है कि नहीं? 1 सेकेंड में इतना क्षेत्रफल पर 20 जूल ऊर्जा गिरता है, तो 1 सेकेंड में एक क्षेत्रफल पर 20 जूल का 4 पाई r स्क्वायर ऊर्जा गिरेगा। या ऐसे लिखो कि t सेकेंड में इतना पर इतना ऊर्जा गिरता है, तो t सेकेंड में इतना पर इतना ऊर्जा गिरेगा, तो 1 सेकेंड में 1 पर कितना ऊर्जा गिरेगा? 20 बटा 4 पाई r स्क्वायर। सही कि नहीं? एनर्जी बटा एरिया बटा टाइम। एनर्जी बटा एरिया इंटू टाइम, इसको बोलते वास्तव में इंटेंसिटी। और सच में यही इंटेंसिटी का पढ़ाई हो रहा है। लेकिन तब आपको आवाज होगा जब पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिर जब वेव में लौट के आएंगे। अभी सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, फिर बाद में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मिलकर तैयार करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
अभी जो हमने पढ़े साउंड वेव, वाटर वेव, कौन वेव था? मैकेनिकल वेव। तो क्या है वो? मैकेनिकल वेव। इसके लिए माध्यम चाहिए था। हम लोग उसी फिराक में लग रहे। मेन टॉपिक मेरा लास्ट कहाँ में जाकर के? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो समझना कि एक पार्ट खत्म हो। जब मेरा एक पार्ट खत्म होगा उसके बाद बचेगा मॉडर्न फिजिक्स और लाइट। समझ है कि नहीं? तो ये मेन कहानी वहीं तक समझाना हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक, मैक्सवेल इक्वेशन तक। और मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ने के लिए पूरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना पड़ेगा, पूरा मैग्नेटिज्म, तब जाकर तैयार होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वास्तव में यहाँ से जो एनर्जी निकल रहा है ना, वेव के रूप में निकल रहा है। हम लोग पढ़ते हैं ना, वेव क्या है? एनर्जी का दौड़ना। वेव क्या है? एनर्जी का दौड़ना। हम बोल रहे हैं कि एनर्जी दौड़ा रहा है, क्या कर रहा है? एनर्जी को दे रहा है चारों तरफ। जब एनर्जी दौड़ रहे तो वेव है। लेकिन अभी हम बोलेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक वेव के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेव भी और मैग्नेटिक वेव भी है, कि बाद में धीरे धीरे समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक वेव कभी अकेले होता नहीं है, मैग्नेटिक वेव कभी अकेले, दोनों कॉम्बिनेशन ही होते हैं। हम लोग भले पढ़ते हैं अलग अलग, पहले इलेक्ट्रिक को फिर मैग्नेटिक को, लेकिन जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ मैग्नेटिज्म है, जहाँ मैग्नेटिज्म है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी, हमेशा ही होने वाला। तो हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं आज इंटेंसिटी के बारे में। अभी हमने समझे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसी भी चार्ज के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव है उसे हम लोग बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र। अब बात करेंगे कि इस विद्युतीय क्षेत्र में कहाँ क्षमता ज्यादा और कहाँ क्षमता। इसको डिफाइन करने के लिए परिभाषा दिया गया। हम लोग बाई डिफिनीशन इसको डिफाइन कर रहे हैं कोई प्रूफ के साथ, और डिफाइन किया गया। डिफाइन का मतलब समझा ही रहा होगा कि जो बोल दिया गया वो हमको मान लेना है। तो डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह है, अब हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्षमता है कहाँ पर ज्यादा और कहाँ पर कम है। तो ये रूल लिखा गया, डिफिनीशन बता दिया गया है, और यही तरीका पर हम लोग चलेंगे। यह तरीका हमेशा काम करे, इस बात की गारंटी। अगर ये तरीका फेल होगा हम लोग दूसरा तरीका निकालेंगे, अगर वो फेल होगा फिर तीसरा निकालेंगे। कि पूरे यही पढ़ाई होगा, पूरे यही पढ़ाएंगे हम आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तरीका भले चेंज होते जाएगा। आज जो तरीका सिखाने जा रहे हैं इस पर चलेगा 10 दिन क्लास। कुछ सवाल फिर ऐसा आएगा कि तरीका काम ही नहीं करेगा, फेल हो जाएगा, तो फिर नया चीज निकालेंगे हम लोग। फिर अभी वो फेल कर जाएगा तो अभी तीसरा निकालेंगे। तो 3-4 तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। यही पढ़ते पढ़ते पूरा खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का। मेन मुद्दा ये निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहला तरीका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का ही सीखें। यदि किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, बाहर तो इंटेंसिटी होने वाला बात नहीं, बाहर तो फील्ड नहीं, तो इंटेंसिटी क्या हो। तो डिफाइन किया गया है कि किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी बिंदु पर अगर आपको इंटेंसिटी का मान पता करना है तो वहां पर आप कितना मान लीजिए, +1 कूलम। +1 कूलम के मतलब आप समझ रहे होंगे कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम का मतलब कोई एक चार्ज नहीं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकाल लीजिए, तब बॉडी पर जाकर कितना कूलम चार्ज होता है, 1 कूलम। बस में आगे नहीं। तो 1 कूलम चार्ज के कोई एक बॉडी यहाँ पर आके डिफाइन किया गया। अब तो 2 कूलम कहाँ नहीं रखेंगे। अब सलाह हमको चेक ना करना ज्यादा है कि कम। अब मान लिया जाए कि गेहूं मतलब सस्ता है कि चावल सस्ता है, ये पता करने के लिए 5 क्विंटल गेहूं के दाम चाहिए हमरा। साला 1 किलो गेहूं 1 किलो चावल के दाम से पता चलती कौन सस्ता कौन महंगा है। बात ही समझ। जब हमको इसे तय करना है कि कहाँ पर मान ज्यादा और कहाँ पर मान, तो क्या जरूरी कि 5 किलो रखें 20 किलो रखें, है कि नहीं। 1 कूलम रख के भी काम चेक किया जा सकता है। और ये बात हमेशा लागू कर लेना कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हम लोग की डिफाइन हो गया। जब कभी कुछ टेस्ट करना क्या रखना है, प्लस चार्ज। आप माइनस रख के भी टेस्ट कर सकते हैं लेकिन डायरेक्शन गड़बड़ा जाएगा। तो जो कन्वेंशन मेरा जमाने से चलते आ रहा है, लोगों ने जिस आधार पर भी इसको सॉल्व किया है उसका डायरेक्शन मेरा गड़बड़ा जाएगा। मैंने जो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अब प्लस से रखे चाहे माइनस से, लेकिन होता है एक होता है कि मतलब लोगों ने जो तरीका अपनाते आया है हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं। हम तो बार बार बोलते हैं हम लोग को नया शोध और संशोधन नहीं करते हैं। लोगों ने जो बना कर रख दिया उसको पढ़ने का सिर्फ समझने का प्रयास करते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सब कह ले, सब सटीक हो रहा है, उस पर मशीन काम कर रहा है, सब दुनियादारी सब हो रहा है। ऐसा नहीं कि तुम उल्टा बोल देगा तो ये जो मशीन काम करना बंद कर देगी। जो कुछ डिफाइन हो गया फॉर्मूला तरमूला सब पर सब काम हो रहा है ना भाई। हम इस कहानी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इससे हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसका लॉजिक भले ढूंढे कि कैसे कैसे काम हो रहा है। तो ये बात डिफाइन कर दिया गया कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी कहीं कुछ टेस्ट करवाना हो +1 रखना है, माइनस अपने मन से नहीं रखना है, डिफाइन हो गया है।
तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान डिसाइड करने के लिए क्या रखे हम लोग +1 और बोला गया कि +1 कूलम पर जितना बल लगेगा वही समझना कि इंटेंसिटी। वास्तव में हम ही कहानी को आसान बनाने के लिए पहले आपको फोर्स पढ़ा दिए, फोर्स से इंटेंसिटी, लेकिन आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है नहीं, लेकिन पहले क्या पढ़ा दिए फोर्स। अब निकाल के दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक, जैसे लगता है कि फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जा रहा है। आसान बनाने के लिए सिलेबस को वास्तव में जो हम इलेक्ट्रिसिटी 2 में पढ़ेंगे ने कहानी वो पहले हुआ है। जो इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं चल रहा है ने, जब 2 पढ़ाया जाएगा तो उस समय जो पढ़ाएगा समझो पहले हुआ लोगों ने मतलब कि निकाला था, समझा था, बाद में चल के लोगों ने कूलॉम्स लॉ को समझा। पहले था गॉस लॉ, कौन ला? गॉस लॉ से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोगों ने फोर्स निकाला। पढ़ाई उल्टा होगा, फोर्स के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद गॉस लॉ। इस लोग बचपन से पढ़ते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल इतना होता है, साला इंटर में जाके पता चलो कैसे होता है कि नहीं। जो चीजें याद लायक होती है ना उसको हम लोग बच्चे से पढ़ते आते हैं ताकि बाद में जब कॉम्प्लिकेटेड वाला बात हो समझने में आसानी हो। लेकिन कहानी तो वहां से स्टार्ट हुआ था ना, पढ़ाई उल्टा हो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कूलॉम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड से गॉस लॉ। लेकिन जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो रिवर्स जब उल्टा आएंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे होना चाहिए। तो ये अब यहाँ पर क्या तो निकालो खाली कूलॉम्स लॉ फॉर्मूला बोलो के Q1 Q2 बटा R। कुछ नहीं अभी है पढ़ाई होगा, जो समझना था समझ गया हम लोग। फिर क्या निकालना है हमको? फोर्स से। फिर क्या निकालना है? अब तो आसान हो कि एक पट्टी खींच तो 1 कूलम हो। अभी तो रबो को लेगो 8 कूलम में 4 कूलम, अब साला 8 कूलम है वो। जहाँ पर सिटी का मान निकालना वहाँ पर 1 कूलम समझो अपने मन से अब मान लेना। कोई चार्ज रखने वाला अब पहले देर रह लेते, 8 कूलम है वो 4 कूलम हो। अब सीधे रहेगा 8 कूलम चार्ज हो, फलाना जगह इंटेंसिटी बिठाओ, अपने मन से वहाँ पर मान लेंगे, बल निकालेंगे, इंटेंसिटी हो गया। जैसे पहले पढ़ा हो रहा था वैसे भी पढ़ाए, बस कहानी इतनी है, बाकी कैलकुलेशन है। तो डिफाइन हो गया यहाँ पर बल कहाँ लगेगा? बाहर ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब डायरेक्शन कहाँ हो गया? बाहर। तो ये तो एक तरह का फोर्स से हो लेना, तो फोर्स वेक्टर क्या स्केल है? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या होगा? क्योंकि 1 कूलम पर लगने वाला बल है तो मात्रा क्या लिखाएगा? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और किसी बिंदु आवेश, ध्यान देना क्या है, किसी बिंदु आवेश के चलते r दूरी पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला रखना है कि Q बटा। बहुत काम आएगा, कितना सवाल तो यही सॉल्व करेगा। बिंदु आवेश गोला रहेगा, सबका आंसर यही आएगा बाद में चल करके। तो याद रखना उसके बाद से किसी बिंदु आवेश के चलते r दूरी पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या? Q बटा। अगर ये चार्ज प्लस रहेगा तो इंटेंसिटी कहाँ होंगे? और माइनस रहेंगे तो ये माइनस कभी हो परमानेंट। ठीक से भैया होगा तो ये वाला प्लस और टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज, टेस्ट करने के लिए हम रखें वो प्लस होगा हमेशा। ये प्लस हो सकता है यार, इंटेंसिटी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, कभी बाहर और कभी अंदर। तो प्लस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा और माइनस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड होगा हमेशा कि Q बटा। अब इस चीज को और समझिए अच्छा से। मान लिया जाए कि एक बड़ा Q चार्ज और एक, इसके बीच की दूरी, तो बोल फोर्स का फॉर्मूला Q बाई कौन सी? कहा गया कि यदि प्लस Q टेंस टू 1 कूलम, प्लस Q टेंस टू मैंने प्लस Q का मान कितना कर दो? टेंस टू का इक्वल टू 1 कूलम कर दो, इक्वल टू। तब इस 1 कूलम में कितना बल लगेगा? Q बटा। इसे हमने क्या डिफाइन किया है? इंटेंसिटी। लिखना खाली अंतर, चार्ज रहे तो F लिखो, 1 कूलम रहे तो E लिखो। हाई दोनों कौन सी? फोर्स है। अब समीकरण 1 में 2 से अगर भागा दो तो आपको पता चलेगा कि फोर्स बटा इंटेंसिटी बराबर चार्ज। कौन वाला चार्ज? उस जगह का चार्ज जहां पर हम इंटेंसिटी का मान जानते हैं, ये वाला चार्ज। इस जगह का चार्ज जहां इंटेंसिटी का मान हमको निकाला गया या फिर हम लोग निकाल के रखे जहां इंटेंसिटी का मान वहां का चार्ज है। समझ आया कि नहीं? तो इससे फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग फोर्स बराबर चार्ज गुने इंटेंसिटी। अब क्या है कि कोई बता दिया कि फलाना जगह इंटेंसिटी 20 न्यूटन पर कूलम है, मतलब हम समझ गए कि 1 कूलम रखमी तो 20 न्यूटन लगता हो, तो 2 कूलम रखमी तो 40 न्यूटन लगेगा। समझ है कि नहीं? अभी तो पूरे कहानी में इंटेंसिटी निकालने के लिए सीखेंगे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या कर लेंगे याद। अब अगला कहानी इंटेंसिटी निकालेंगे ना, वो याद ही रहेगा। अब इंटेंसिटी देर रहेगा, क्या निकालेंगे? फोर्स। कल ई लेसन है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इंटेंसिटी गुने चार्ज।
बस में है कि नहीं? जैसे हम बोलते हैं किसी वस्तु का भार क्या है, भार बराबर mg। अगर हमारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान g के मान पता है तो हमसे खाली गुना कर भार हो गए। बस में है कि नहीं? तो हम लोग मेन कलमा क्या कहते हैं, स्मॉल जी। कोई भी आप तुम गुरुत्वाकर्षण में ढेर सवाल बनाया हुआ कि पृथ्वी की सतह से कोई वस्तु 20 किलो का लेकर चल जाओ, मैंने 1600 किलोमीटर ऊपर, बताओ कि भार क्या होगा। हम गुरुत्वाकर्षण का नियम लगाते हैं, सीधे ही निकाल लेते हैं कि 1600 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी का त्वरण क्या है, जी का मान। जी का मान मतलब 1 किलोग्राम पर लगने वाला बल, बोले ना। जी क्या है, 1 किलोग्राम पर लगने वाला बल। वो हमें पता है, खाली मास से गुना करो, m से। यही फायदा यहाँ उठाएंगे हम लोग। एनसीटी का मान पते रहेगा, है कि नहीं? सब्जेक्ट कूलम्ब नहीं लगेगा, सब्जेक्ट कूलम्ब ला वैल्यू किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। कूलम्ब ला तभी जब पॉइंट चार्ज रहेगा। सवाल है रड का कि एक रड के चलते यहाँ पर बताओ कितना बल लगेगा, तो पहले हमको इंटेंसिटी पहले पता करना पड़ेगा। रड के चलते इंटेंसिटी, बस इंटेंसिटी पता है तो फिर कूलम्ब ला कौन सी, इंटेंसिटी गुने चार्ज बराबर फोर्स, है कि नहीं? इंटेंसिटी खाली पता करना चाहिए। तो इंटेंसिटी का मेन हमको फार्मूला याद करना है। प्रूफ के तौर पर एक आता है, भी हम आगे बता दें कौन आता है 12th में, रिंग वाला। रिंग के सेंटर से x दूरी पर इंटेंसिटी का मान निकाले, कि प्रूफ करने के लिए आएगा तो आएगा, बाद कुछ आने होने वाला। बाकी जितना ज्यादा फार्मूला आप याद कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ कि नहीं? किसी चाय के पग के चारों तरफ का वैसा क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव, उसे बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र। और उस विद्युतीय क्षेत्र के अंदर में इंटेंसिटी का मान क्या होगा, अलग अलग। आप किसी खास जगह पर इंटेंसिटी का मान निकालना चाहते हैं, वहां पर +1 कूलम्ब चार्ज रखिए, और +1 कूलम्ब चार्ज पर इबला चार्ज जितना बल लगाएगा, या बोलो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जितना बल लगा रहा है, उसी बल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां तक वहां न्यूटन पर, यहाँ से समझ आया होगा। इंटेंसिटी बराबर फोर्स बाई चार्ज, इंटेंसिटी बराबर न्यूटन पर। क्लियर बात करें? अब बाकी सवाल का खेल है, जो पहले पढ़ा हुआ नहीं रुका। पेज नंबर 58 का हो गया पूरा क्लियर। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और पेज नंबर 59 भी करा दिया हम लोग, ई बराबर एफ बटा क्यू करा दे नहीं साहब, पूरा क्लियर हो गया। अब एक सवाल है कि नहीं, क्वेश्चन आ जाए, थ्योरी का काम खत्म हुआ। गरम लग रहा कि नहीं? थोड़ा पसीना चलतो ने, किधर का पसीना किधर जब जाने लगेगा ने, फिर तुमको और अच्छा अनुभव फिर कह लेंगे। फाइंड इंटेंसिटी एट सेंटर, फाइंड इंटेंसिटी एट सेंटर। लोग घरेलू गुरुत्वाकर्षण नहीं सवाल। ये घड़ी है, एक क्या है, घड़ी जैसा है, और जहां पर जितना लिखल रहो समझो उतना कूलम्ब हो, समझा कि नहीं? जहां पर जितना लिखल रहो घड़ी में समझ लो वहां उतना कूलम्ब है। 1 कूलम्ब, 2 कूलम्ब, 3 कूलम्ब, 4 कूलम्ब, 5 कूलम्ब, 6 कूलम्ब, 7 कूलम्ब, 8 कूलम्ब, 9 कूलम्ब, 10 कूलम्ब, 11 कूलम्ब, 12 कूलम्ब। ठीक है, तो बताया गया। और कह रहा कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड सिटी का मान क्या होगा, कहाँ पर, जबकि त्रिज्या का मान 1 मीटर है। त्रिज्या का मान 1 मीटर त्रिज्या इसका। और सब चार्ज कितना है, जहां पर जितना घड़े में लिखा तो उतना कूलम्ब। 9 कूलम्ब, 8 कूलम्ब, 7 कूलम्ब, 6 कूलम्ब, 5 कूलम्ब, 4 कूलम्ब। एनसीटी का मान निकालना है कि नहीं? तो सबसे पहले जहां एनसीटी का मान निकालना वहां क्या रखेंगे, प्लस। ये खेला वेक्टर का है, इलेक्ट्रिक का कोई खेला सब वेक्टर खेला। अब देखिए 12 कूलम्ब 1 कूलम्ब को धक्का देगा, तो 6 कूलम्ब भी 1 कूलम्ब को। हम ऐसा मान लेते हैं कि 1 कूलम्ब को जो धक्का देगा उसका मान F है, या ही है, F मान लो चाहे ई मान लेते हैं कि 1 कूलम्ब पर जो बल दिया उसका नाम कितना है, मान कितना है, E। तो 2 कूलम्ब कितना बल लगाएगा, 2E। तो 3 कूलम्ब, 4 कूलम्ब, ये रुआ के 1 कूलम्ब, जिस 1 कूलम्ब पर जो बल लगाएगा इधर उसका नाम कितना है, मान 1 ही। 1 कूलम्ब और 1 कूलम्ब चार्ज, जिसके बीच की दूरी कितना है, 1 मीटर। इसके बीच लगने वाला बल बराबर Q बाई R स्क्वायर बराबर 1 कूलम्ब पर कितना बल आएगा, K। तो 2 कूलम्ब 2 K, 3 कूलम्ब 3 K, 4 कूलम्ब 4 K, खत्म।
12 कूलम 6 कूलम मिला जुला के 6 कूलम बचे, 6 के बचे। देख रहे हैं 12 के इधर से और 6 के आंसर 3 के 9 के सही कह रहे और उसी करते जाएं 1 के और 7 के 2 और 8 अब बोल 10 और 6 के 11 और 5 आपको बचले नहीं ना। अब इसी को भेटे के नियम से जोड़ देना है। ऐसा तो कुछ करना नहीं है, ऐसा कुछ करना होना नहीं, क्योंकि एक्सिस पर है ये आई और ये माइनस जे, आई और ये सही करें। ये दोनों को तोड़ने का जरूरत है। अब तोड़िए भाई, सब कितने लोग लेना है? 1 2 3 4 5 6 6 दूनी अभी कई डिग्री सही करें। 6 के को तोड़ेंगे तो इधर आएगा 6 के cos 30, 6 के cos 30 आएगा 6 के sin 30। इधर कहानी खत्म। कितना तोड़ते हैं वो यो कई डिग्री एक बदले में गाओ 6 के cos आएगा 6 के sin 30, 6 के sin देख रहे अभी वाला 6 के कई डिग्री पर 60, यहाँ से कितना 60। तो इसके बदले इधर लिखेंगे 6 के cos 60, इधर लिखेंगे 6 के sin 60 और फिर ई वाला 6 के को तोड़ेंगे तो फिर से 6 के cos 60 6 के sin पूरा कहानी यानी कितना बचा तो 6 के cos 30 √3 बाई 2 से 2 6 √3 के 6 √ cos 60 1 बाई 2 से 2 कितना आएगा 6 के फर्क है ना। आई वाओ कितना हुआ 6 √3 तो 12 प्लस 3 के आई क्या आई वो 6 माइनस अब कुछ तो वेक्टर हो गया ही। अब बाकी अपना सॉल्व कर लेना 12 प्लस 6 √3 के आई कैप प्लस 6 के माइनस जे कैप तो आंसर बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 6 √3 के ऐसे लिखना इतना का स्क्वायर और जोड़ 6 के का अंतिम में के है कि नहीं। तो के स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर बाहर ही आएगा रुपया करेंगे तो के बाहर बाकी अपना कैलकुलेशन है देख लीजिए क्या है। यहीं तक अंदर छोड़ा हुआ है ना 6 के कॉमन नहीं 6 के हाँ कॉमन के ना कॉमन कितना होता है 6 के 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 प्लस रूट आई के प्लस 6 के माइनस बाकी इसका मैग्नीट्यूड निकालने के बाद तो गुना हुआ फिरेगा आंसर। अगला सवाल अगला सवाल में लिखा है कि एक हेक्सागन है बेंजीन जैसा बनाया हुआ है कि नहीं। एक हेक्सागन है जिसकी सभी भुजा की लंबाई ए है। इसके 6 कॉर्नर पर चार्ज रखा गया लेकिन 3 प्लस और 3 माइनस। तो बताइए कि सेंटर पर सिटी का मान यहाँ पर सब कटेगा डायगोनल इसका। यहाँ पर बताना सिटी का मान अगर सभी चार्ज प्लस हो तो कितना सिटी का मान
सभी के सभी चार्ज अगर प्लस रहें तो कितना होगा? जीरो। सब कैंसिल करेगा। ये वाला प्लस क्यू उधर रिपेयर करेगा, वो वाला प्लस क्यू कहानी खत्म। लेकिन अभी जुटेगा। अभी क्या होगा? मान लो दूरी कितना है? यहाँ पर क्या है? कूलॉम। तो एक क्यू और एक कूलॉम जिसके बीच की दूरी आर है, और आर का मान कितना होगा? ए। ऐसा है कि नहीं? इसमें सभी क्या होता है? ए के बराबर। सब समबाहु त्रिभुज में बना है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ये टीबी और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु। तो हो गया फर्स्ट बराबर बोल के या इंडिसिटी लिखते हैं के क्यू बटा के क्यू बटा इसका मतलब बोले कि इधर 2 के क्यू बटा ए स्क्वायर। एगो एक धक्का देने के बदले अगर खींचेगा बदले सही है नहीं? एगो धक्का देगा जो के क्यू बटा ए स्क्वायर, एगो खींचेगा 1 कूलम को जे के क्यू बटा, तो 2 के क्यू बटा, और फिर 2 के क्यू बटा, और फिर और 2 के क्यू बटा। तो इसमें कुछ करने का कोई जरूरत नहीं। आइकॉन में बोल 60 डिग्री, आइकॉन में भी। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो इधर एगो आएगा 2 के क्यू बटा ए स्क्वायर कॉस 60 नहीं, इधर जाएगा जो 2 के क्यू बटा ए स्क्वायर साइन 60, और फिर इसको तोड़ेंगे तो ये वाला फिर से गाँव आएगा, और वो वाला फिर से नीचे भी आएगा, और ये वाला जनता ऐसा जुटेगा। तो 2 से 2 सही है ना? कितना है? 2 के क्यू बटा ए स्क्वायर, और फिर 2 के क्यू बटा 4 के क्यू बटा 4 के क्यू बटा। अगला सवाल, अगला देखिए। अगला सवाल है कि फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। एक पॉइंट P है जिसका नियामक बोलिए 2,2,2 है। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,2,2 और एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 4,4,4 और यहाँ पर क्या रखा गया है? तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा? तो बताओ कि -6 कूलम 1 कूलम पर कितना बल? कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। हाँ, तो पता ही अट्रैक्शन की रिपल्सन। तो F16 फोर्स ऑन 1/6 लग रहे हैं। फोर्स ऑन 1/6 बराबर K गुना 6 गुना 1 बटे R61 लग रहे हैं। रिपल्सन वाला हमें बताते कि सेम हो 1/6 तो 1/6 और अट्रैक्शन वाला में उल्टा 1/6 का अमाउंट का पावर और यहाँ पर बगल में देख रहे हैं। अब R61 का मान आप खुद तय कीजिए कि R61 का मतलब 6 नंबर का घटाओ 1 नंबर, 4 में 2 जाएगा तो 4 में 2 जाएगा, 4 में 2 जाएगा, इसका मतलब 2i + 2j + यहाँ लिखाएगा 2i + 2j + 2k 2i + 2j + 2k बटा इसका मैग्नीट्यूड बोलो। R61 का मैग्नीट्यूड 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 रूट कितना है? 2 रूट 3 में 2 रूट का पावर 3 ना, मतलब 2 रूट 3 गुने 12 2 रूट 3 गुने 12। अब बाकी जो करना है 2 कॉमन ले लो यहाँ से, अच्छे दूनी ठीक है। बाकी जो आएगा K बटा 2 रूट 3 i कैप प्लस a कैप प्लस मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड भी और साथ में डायरेक्शन। देख लो आंसर क्या आया नहीं आया है, पूरा निकलवाया हुआ है ना।
कितना आ गया? अच्छा 2 चार्ज था, हमें खींचा का सॉल्व किया इसमें आया कि नहीं? किधर हो? इसमें 2 चार्ज था, एक 6 कूलम था और एक 8 कूलम। तो इसे में कर देते हैं 8 कूलम वाला भी फिर से, एक ही चार्ज था तो ऐसे हो गया आंसर। अब 2 चार्ज है तो 2 बार आंसर लिखा है, ये हो गया F16। अब निकालेंगे इसमें F18 तो शुरू नहीं बोलेंगे 2 चार्ज एकदम खत्म में चला, जब पूरा हो गया तब बोलो 2 चार्ज। अब कितना चार्ज है वो? 8 किलो। इसका नियम बोलो 3 3 3 3 3। अब निकालना है कि पॉइंट P पर कितना इंटेंसिटी एट पॉइंट P बराबर इंटेंसिटी 1 पर 6 के द्वारा और इंटेंसिटी 1 पर 8 के द्वारा, ठीक है ना? 1 पर 6 के द्वारा बराबर K गुना 6 गुना 1 R6 1 का वेक्टर बटे R6 1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का पावर प्लस K गुना 8 गुना 1 बटा 8 8 1, ठीक है? अब बटा R8 1 के मैग्नीट्यूड का पावर। अब कुछ कहने रहे हैं अपना समझना। R6 1 तो निकाले देते 2I 2J 2K बोल कौन सी 1 है? 1 होगा 6 1 8 1 सही तो लिखे? ये था 1 6 क्या लिखाया 6 2 1। अच्छा ये रिपल्सन है ना? क्या होगा ये 1 सही है। रिपल्सन में क्या हो जाएगा सेम 1 8 सही वाला हो जाएगा कितना 2I 2J 2K I माइनस I माइनस J नहीं बोले माइनस I माइनस J I 2I 2J बाकी मान रखना मैं निकालना, ठीक है ना? आगे बढ़ मैंने समझा कि कूलम का जब पढ़ा रिवीजन चल रहा खाली यहाँ एक चार्ज कितना हो जाता है 1 किलो। जरा नहीं बुझाएगा बोलना रे इन्हें के साथ बोलना कि हमारा आवाज रिकॉर्डिंग हो जाएगा भाई और सब सुन जाएगा कि ले ये सारा समझ नहीं है कि नहीं? कहता होता है कि वो रिकॉर्डिंग होने वाला बोल मत ये जो है अपना नॉर्मल देगा इस पर ध्यान मत दो, मन हो तो काटियो दे हटाइए है कि नहीं? मन कर पीछे काट घटा देंगे तो उधर बस होगा तो इससे उस समय दिमाग मत लगाना कि आप पूछना है जे मन है बोलने चलिए ना खुल के तुझको है पंखा अब तो मजा आ रहा होगा सुन सवाल लिखो अगला लिखा है 6 कूलम है 8 कूलम। हाँ कल सवाल है सब 6 कूलम और यहाँ 8 कूलम। फाइंड लोकेशन वेयर इंटेंसिटी 0। वही सवाल होगा कि तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए किस पर कोई बल काम नहीं करे, मतलब सिटी का मान क्या हो 0। हाँ जब कोई चार्ज रखो तो बल काम नहीं करो तो 1 कूलम रखो तो बल काम कर बस में कि नहीं? यही पहले से तय हो चुका है, दोनों चार्ज फिक्स है, दोनों चार्ज फिक्स है, निकल हो कि नहीं? नहीं वहाँ पर अपना मन से कर देना फिक्स, दोनों चार्ज क्या है फिक्स है। फिक्स्ड वाला सवाल है ये। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप जगह बताइए जहाँ इंटेंसिटी का मान क्या है 0 है। ये बता चुके ना हम लोग कि 2 चार्ज प्लस रहे तो किनारे में कभी कोई ऐसा जगह नहीं आएगा जहाँ पर नेट फोर्स का मान 0 होगा और इस किनारे भी कोई ऐसा जगह नहीं आएगा जहाँ नेट फोर्स का मान 0 है। तो कहाँ पर है कहीं तो मान लिया जाए कि यहाँ पर +1 कूलम चार्ज रखा जाएगा तो नेट फोर्स का मान 0 6 के करीब होगा और 8 से थोड़ा सा इसे बात समझते हैं। छोटा चार्ज से कम दूरी पर और बड़ा चार्ज से बीच का दूरी दिया गया है कितना 2 मीटर, यहाँ हो गया 2 - x। अब 1 कूलम पर जो 6 कूलम बल लगाएगा वो K गुना 6 गुना 1/x और 8 कूलम जो 1 कूलम पर बल लगाएगा K गुना 8 गुना 1/2 का क्या करना चाहिए वर्गमूल। तो करें अब √8/2 बराबर √6/, भाई गुना हुआ खुद कहते रहना कह रहे कि नहीं? ठीक है पढ़े कहीं
कितने गड़बड़ है? एक्स का मान कितना है? हाँ पहले ये बगल में रूट 8x बराबर लिखा हुआ है 2 रूट 6 माइनस रूट 6x। देना पड़ी क्या है देखो ना, लाइनिंग के देना पड़ी क्या है कि नहीं कैलकुलेशन। एस का मान ला के दिखाया गया है 2 रूट 6 बटा रूट 8 प्लस रूट कंजुगेट से गुना कर देना अपना, अगर सही आंसर लाना है तो। सही कि नहीं? रूट 8 प्लस रूट 6 एक्स बराबर 2 रूट 6, एक्स बराबर आ गया है 2 रूट 6 बटा रूट 8 प्लस रूट। मन करे तो कैसे सॉल्व कर लो, नहीं मन करे तो कंजुगेट से जो भी करना। ये उस समय का सवाल है जब दोनों चार्ज क्या था? सेम नहीं, प्लस नेचर से दोनों चार्ज का नेचर। हाँ इस बात का हम लोग याद रखेंगे कि जब दो चार्ज का नेचर सेम हो तो सीटी का मान कहाँ जीरो होगा? अगर दोनों माइनस होंगे तो कहाँ जीरो होगा? सेम है कि नहीं? एक चार्ज प्लस रहेगा माइनस तो साइड में चार्ज का मान माइनस प्लस चिन्ह छोड़ के लेकर के छोड़ करके सिर्फ अंकवा देखना है कि चार्ज किधर कम। अगला सवाल में लिखा लेगो -4 है प्लस 25, वैसा उल्टा बोले एगो लिखल है प्लस 25 कूलम आएगो माइनस। अगर गुना भाग आसान हो तो क्या कि 4 और 25 वर्गमूल है इसीलिए। तो कहाँ पर जीरो होने का चांस है? बताए कहीं सब दो चार्ज अगर अलग नेचर के हों तो चीटी का मान उस किनारे में जीरो होगा जिधर चार्ज का मान माइनस प्लस को छोड़ करके यहाँ पर मान लो +1 कूलम चार्ज रखा गया, दोनों चार्ज फिक्स है। यहाँ पर दूरी कितना मान लिया जाए? 1। बीच का दूरी दे लो 2, बीच का दूरी ऊपर में खाली 2 + x निकलना 2 मीटर रहा होगा। तो 1 कूलम चार्ज को 4 कूलम चार्ज अपने तरफ खींचेगा तो k गुना 4 गुने 1/2 और 25 कूलम वाला 1 कूलम को धक्का देगा तो k गुना 25 गुने 1/2 प्लस के 5/2 प्लस बराबर 2/, तो 3x बराबर क्या? x बराबर 4/3। फिर कल सवाल है कि नहीं? सेम सवाल रिपीट है। सवाल है फिर वही वाला कि एक रॉड है, एक पतला सा वायर है एकदम जिसका कि लंबाई की तुलना में मोटाई बहुत ही नगली नहीं तो फिर सिलेंडर कहा जाए, अलग खेला हो जाए, बाद में धीरे धीरे पड़ेगा। तो एक वायर है जिसका लंबाई कितना है? L। चार्ज नहीं दिया गया, हाँ चार्ज दिया कितना? Q। तो चार्ज कितना है? Q। तो L लंबाई में कितना चार्ज हुआ? तो एक लंबाई में तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर चार्ज डेंस। या तो बताए थे Q दिया रहेगा तो लैम्डा दे देगा, Q दे देगा तो लंबाई भी दिया रहेगा, ऐसे लैम्डा दे तो कोई लंबाई ज्यादा मतलब आई दिक्कत क्या पैदा होता है जब इन्फिनिटली वायर इन्फिनिटली वायर रहेगा और थोड़ा दे देगा, मान ले जाए कि Q क्योंकि अनंत लंबाई का वायर पर 10 कूलम चार्ज है। कैसे निकाल में कि एक लंबाई में कितना चार्ज है उसके लिए कि नहीं? वैसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमको लैम्डा ही क्वेश्चन में दिया रहता है कि एक लंबाई पर लैम्डा कूलम चार्ज है, 2 कूलम पर मीटर, 3 कूलम पर मीटर, और रड का जितना हिस्सा हम लोग काम में लाएंगे उसमें लैम्डा से गुना करेंगे निकल जाएगा। तो यही लंबाई का एक रड पर चार्ज Q है, कितना दूरी पर? D दूरी पर ना। वही सवाल है कि D दूरी पर एक पॉइंट है P, बताइए कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान सबसे पहले यहाँ पर क्या रखेंगे? 1 कूलम चार्ज, और देखेंगे कि पूरा रड इस पर कितना बल। हम बताए थे कि कूलम से पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, पूरा का पूरा रड है, इसलिए यह मान पाना संभव नहीं कि कहाँ पर चार्ज है। तो हम लोग यह मान लेते हैं कि चार्ज क्या है? अनंत पार्टिकल में बटा हुआ है। चार्ज जो क्या है? अनंत पार्टिकल में बटा हुआ है और हर एक पार्टिकल इस +1 कूलम पर बल लगाएगा, लेकिन चूंकि हर एक पार्टिकल अलग अलग दूरी पर रहती है तो बल भी अलग अलग लगेगा। तो मान लिए थे कि हम लोग यहाँ से कितना दूरी पर? x दूरी पर इस रड का एक टुकड़ा है जिसका लंबाई कितना है? तो इस टुकड़ा के बारे में बात करें जो एक बिंदु की तरह काम करेगा, इस पर चार्ज आएगा लैम्डा D।
है कि नहीं? और ई लैम्डा डी एक्स इस 1 कूलम पर जो बल लगाएगा उसे हम लोग स्मॉल फोर्स कहेंगे, लेकिन चूंकि हम लोग 1 कूलम पर बल लगा रहे इसलिए इंटेंस तो डी लिखेंगे। पहले क्या लिखोगे? डी एफ। जब यहाँ पर स्मॉल क्यू दिया होता था तो इनसे डी एफ, अभी क्या लिखेंगे? डी बता रहा है कि 1 कूलम पर 4 पर बल लग रहा है, लेकिन छोटा सा कहीं पार्टिकल लगा रहा है तो इसके बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला बोलिए। तो के, अब पहला चार्ज लैम्डा डी है, दूसरा चार्ज 1 बटा बीच का दूरी। ये हो गया हम लोग का इस चार्ज पार्टिकल द्वारा लगने वाला। चूंकि इसमें जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं सभी बल इसी डायरेक्शन में लगाएंगे, इसलिए हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात उसी में समझाए थे कल भी कि अगर ये सभी फोर्स का डायरेक्शन एक तरफ नहीं होता तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर पाना संभव नहीं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है अलजेब्रा, अंकगणित चल रहा है, मतलब कि जोड़ का बड़ा रूप गुना है, गुना का बड़ा रूप इंटीग्रेशन है, सब अंकगणित का सॉल्यूशन है, सब वेक्टर का नहीं। लेकिन हम लोग पता है कि जब कभी ढेर सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जाएं तो उसको बीजगणित के नियम के अनुसार ही हम लोग जोड़ते हैं, उसमें कोई ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं लगा, इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और मेन इंटेंसिटी का मान आ जाएगा 0 से कहां तक? डी से डी प्लस। तो पहला पार्टिकल कहां होगा? दूरी पर ना, और अगला डी प्लस। हमें बात कल बताए थे अब पहला मान क्या रखाएगा? डी। इस कहानी में एस की जगह क्या रखाएगा? तो सब लोग केवल बल लगाया, फिर डी के जस्ट, अब डी के जस्ट बगल हमें पता नहीं, उसके बाद दे रहता है कि यहाँ से यहाँ दूरी 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ 5 है, तो इंटीग्रेशन करेंगे 2 से लेकर के 7 तक। अगर ये 5 रहता, आई कितना रहता? तो 2 से शुरू होता, कहानी कहाँ तक जाता? 7 तक। इसका मतलब हमने 2 से लेकर 7 तक के हर एक मान को इसमें क्या किया है जो कभी संभव निकाल पाए। तो कर लो भाई, के लैम्डा बाहर जाएगा, फिर से 1 बटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x और डी से लेके डी प्लस। तो के लैम्डा बाहर -1 बटा डी प्लस एल, एक बार -1 बटा डी और बीच में तो हो गया के लैम्डा इंटू 1 बटा डी माइनस 1। अब हम बता रहे हैं कि अगर कभी फार्मूला याद करना हो तो कूलॉम्स लॉ का फार्मूला मत याद करना, इंटेंसिटी का फार्मूला याद करना, इससे फायदा होगा। अब इंटेंसिटी का फार्मूला अगर पता चल गया, कोई बोला यहाँ पर 12 कूलॉम रखा है, बल बताओ, हम 12 से गुना करेंगे, सही है नहीं? इंटेंसिटी का फार्मूला जितना ज्यादा आपको याद रहेगा उतना ज्यादा मैंने कूलॉम्स लॉ का फोर्स निकालने में सुविधा होगा। आगे Q1 Q2 बजा सर काम इंटेंसिटी का फार्मूला रहना पड़ेगा, इंटेंसिटी में 4 से गुना कर देंगे, फोर्स का मान निकल जाएगा। तो अब जहाँ तक संभव है जो भी आपको लाइफ याद हो जाएगा आप कीजिएगा, चाहे जिस बात आप याद कर सकते हैं। बड़ा सवाल सब 12th में आने होने वाला बात नहीं है, हर ही सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि अगला हम कराने जाए, उसमें बड़ी सवाल आता है जो अगला कराएंगे जो 30 सवाल उतना ज़्यादा नहीं, और एक आसान सवाल है क्योंकि सबका टेंशन क्या था, तो अंतिम टेंशन कर दिए, इंटीग्रेशन में कोई हार्ड नहीं था, 1/x² का -1/। गुणा करना मतलब अपना कर लेना ही, के लैम्डा इंटू 1 बटा डी माइनस 1 बटा डी प्लस। और यहाँ पर अगर 5 कूलम चार्ज रखा जाएगा तो हमें 5 से गुना निकल जाएगा, तो 5 कूलम में कितना बल लगा। ये आसान सवाल। अब मेन सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड में भी काम आएगा। सेम टू सेम इसका फॉर्मूला अगर याद कर लीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में याद करने का जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर हम किसी तार पर चार्ज है, रेस्ट चार्ज न है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करवा रहे हैं। अगला बात क्या है, किसी तार में चार्ज मोशन में रहेगा, करंट चलेगा, तो क्या पैदा करवाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड। रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, रेस्ट चार्ज। अगर कोई चार्ज गति में है तो हुआ वो भी एक समान चाल से गति में होना चाहिए, नहीं कि एकदम जा रहा है सेटर दिल्ली चार्ज, ऐसे एक समान चाल से। क्या भैया मजा ले रहे हैं झुक करके, पूरा दूध दुखा दिए हैं मसाला मास्क पर। तो जब कोई चार्ज रेस्ट में रहता है तो क्या पैदा करता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज रेस्ट में है भाई, अगर जोड़ते ही बैटरी से करंट चलना, क्या पैदा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या पैदा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सुनिए, सब बात समझाएं बाद में। अभी चार्ज है मेरी, जब ऐसा करंट लगेगा तो चार्ज रहेगा, करंट किससे दे जाता है? न्यूट्रल बॉडी से। कोई तार है मान लो लोहा, हम करंट दे रहे हैं तो पहले चार्ज न्यूट्रल है, सबको लगता है कि अंदर में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, तो अंदर में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, देने से जा रहा है, देने से निकल रहा है, तो बात तो नहीं।
कोई तार में तुम करंट दो तो वो जो तार चार्ज हो जाता होगा नहीं, लेकिन ऐसा सोचते हैं हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, सारा नेगेटिव चार्ज हो गया तार क्योंकि इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। ऐसा बात नहीं, जो इलेक्ट्रॉन पहले था वही इलेक्ट्रॉन भी है, बस इतने अंतर है, देने से जा रहा है, देने से संख्या तो वहीं का वहीं। तो न्यूट्रल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन पहले चाहिए उतना ही इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, तो बड़ी न्यूट्रल हो गया। अब वो मतलब एडी फील्ड पैदा, वहाँ चार्ज है ही नहीं, वहाँ चार्ज नहीं है, बड़ी तो न्यूट्रल है, वो चार्ज रहेगा तभी पैदा होगा एडी फील्ड, लेकिन करंट की तरह क्या पैदा होगा वहाँ पर नेगेटिव। तो हम लोग ये बात मानते हैं कि तार के अंदर में करंट जो चलता है इलेक्ट्रॉन एक समान चाल से चल रहे हैं, या बात मान के पढ़ते हैं और कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। लेकिन इसी चार्ज में जब क्या आ जाएगा एक्सीलरेशन, तो यही पैदा करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल पैदा करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक रेस्ट हो गया, एक हो गया यूनिफॉर्म मोशन, एक हो गया एक्सीलरेशन। एक पैदा करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पैदा करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज जब मोशन में रहते हैं तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करते हैं, तो उल्टा बुझा गया होगा यहाँ पर। तार में जब करंट चलेगा तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, तार में जब करंट चलेगा क्या पैदा होगा सिर्फ, क्योंकि तार न्यूट्रल है। लेकिन कोई चार्ज खुलेआम मोशन में जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन गति में है, दोनों पैदा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी थोड़ा न्यूट्रल है, बस में है कि नहीं। कोई चार्ज अगर गति में जा रहा है तो दोनों पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और, लेकिन तार में करंट चल रहा है तो सिर्फ क्योंकि तार न्यूट्रल हो जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए अंदर में और प्रोटॉन होंगे कि नहीं, खाली इलेक्ट्रॉन थोड़े जा रहे हैं, लेकिन खाली बोला जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जा रहा है तो दोनों पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एक्सीलरेशन देगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसी से आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, समय लगेगा अच्छा से करा दे कि नहीं, समय लगेगा रे कल ऋषि भैया कुछ आईडी से नाम दीजिए कि कराना है कि नहीं, वो आईडी के थ्रू कि करवा दे, ऑनलाइन से करने। अरे तो तुम माने कि पापा सामने रहते तुझे दे में अब और रहती ऑनलाइन में तो बोलते मेरे, अरे तो गजब आदमी भाई, मैंने बोझ भी लगने। तो ठीक कल कराएंगे तो